नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। सरकार ने अग्निपथ योजना के जरिए मीडिया को एक नया एक्सक्लूसिव आइटम दे दिया है। जहां एक ओर देश भर में छात्रों ने इस योजना का विरोध किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ न्यूज चैनल इसके फायदे गिनाने में लगे हुए हैं। जिस दिन सरकार नौकरी के नाम पर नई घोषणा करती है तो मीडिया उसे एक्सक्लूसिव आइटम की तरह कवर करती है। इसमें दोनों का काम हो जाता है, सरकार का भी और मीडिया का भी। लेकिन योजना पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब ना तो न्यूज चैनल दे पा रहे और ना ही सरकार के नुमाइंदे। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर आज देश भर में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया है। छात्रों ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि 4 साल बाद उनके भविष्य का क्या होगा। छात्रों का कहना है कि सेना में 4 साल की नौकरी पर्याप्त नहीं है। छात्रों का कहना है कि हम सेना में जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, इसे 4 साल के लिए सीमित कैसे किया जा सकता है, यह सवाल मोदी सरकार से छात्रों ने किया है, जिसमें ट्रेनिंग के दिन और छुट्टियां भी शामिल हो। सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग के बाद हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। योजना की घोषणा के अगले दिन से ही बिहार में बवाल हो रहा है। गुरुवार को भी सबसे ज्यादा हंगामे की खबर और तस्वीरें बिहार सामने आई है। बिहार से शुरू हुआ बवाल अब दूसरे राज्यों तक फैल चुका है। उग्र हो चुके युवा शुक्रवार सुबह से ही सड़कों और रेल मार्गों पर प्रदर्शन करते नजर आए। बिहार के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नौजवानों ने 4 साल की भर्ती प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। सेना के पूर्व अफसर और रक्षा विशेषज्ञ भी इस योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने ट्वीट कर लिखा है कि 48 साल पहले हम सेना में जुड़े थे। बहुत ही बेहतरीन सैनिकों के साथ सेवा करते हुए एक महान यात्रा की है। उच्च जोखिम, रोमांच, उपलब्धियां, आजीवन बंधन, सैनिक का प्यार और सम्मान भरा हमको पूरा जीवन मिला है और वो अभी भी बदस्तूर जारी है। प्रशिक्षण को जोड़कर कुल मिलाकर 55 साल सेना में बिताए हैं। मुझे संदेह है कि क्या अग्निवीर अपना उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ DW नामक मीडिया से लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने बात करते हुए कहा, क्योंकि सेना ने इस योजना को लागू करने का फैसला लिया है तो हमें 4 साल बीत जाने देना चाहिए, यानी कि हमें 4 साल तक इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही इस योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में संजीव वर्मा जुड़े हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए सुजाता पाल थोड़ी देर में जुड़ेगी, उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूं। और रक्षा विशेषज्ञ PC थपलिया सर हमारे साथ में जुड़े हैं। सर आप सभी का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं संजीव वर्मा सर आपके पास आना चाहूंगा। क्या अग्निवीर जो योजना अभी लॉन्च की गई है सरकार द्वारा, क्या उससे जो छात्रों का भविष्य है वो असुरक्षित हो जाएगा? संजीव वर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आपने कहा अग्निवीर से क्या युवाओं का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा? कदापि नहीं जी। देखिए, अग्निवीर जो योजना सरकार लेकर आई है, 17.5 साल से 21 वर्ष तक के जितने भी युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो देश सेवा के प्रति जिनके मनों में एक जज्बा है, वो सभी लोग 4 साल तक अपने को जिस तरह से डेवलप करेंगे और उनमें से जो 25% लोग युवा जो जिनको सेना सोचेगी कि ये पूरी तरह से एक जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से डेवलप हो चुके हैं। संजीव वर्मा जी, बच्चों का भविष्य इसमें सुरक्षित कैसे रहेगा, सवाल यह है आपसे। मैं जवाब दे रहा हूं सर उसका। जी, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ जी। भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है सर। तो 25% तो सेना के अंदर ही एडजस्ट हो जाएंगे और लेकिन वो मानदंड होंगे, उसमें भी परीक्षण किया जाएगा, उसमें तय किया जाएगा कि 1 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है, उसके अनुसार उनका परीक्षण होगा और उसके बाद में ये प्रक्रिया होगी। इसमें से 25% जो युवा है उनको ले लिया जाएगा और बाकी के जो 75% बचेंगे उनका भविष्य का क्या होगा, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है? सर मैं बता रहा हूँ, देखिए 25% तो वही समझेंगे। जो शेष 75% की बात है, तो हमारी आज ही माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का के द्वारा
यह घोषणा की गई है कि जो हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हैं और जितने भी हमारे पुलिस बल हैं, उन लोगों को उनमें, उन सेवाओं में, और जो हमारी सेंट्रल फोर्सेस हैं उसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यह बड़ी घोषणा की गई है कि जितनी भी हमारी पुलिस फोर्सेस हैं, जो भी हमारे अग्निवीर। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण क्या कर लेगा? सर मेरी बात पूरी होने दीजिए। जितने भी हमारे अग्निवीर 4 साल का अपना टेन्योर पूरा करके आएंगे, उनके हाथ में 2 ऑप्शन होंगे। एक तो सरकार उनको 15 लाख रुपया देगी, और 15 लाख रुपए से वो चाहे तो अपना व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं, एक जमा पूंजी उनके हाथ में होगी, एक अपना कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। यदि वो सरकार को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो ऐसे में पुलिस के लिए, एनडीआरएफ के लिए, एसडीआरएफ की, उपनल की, और जो हमारी आपदा राहत पुलिस है, उन सबकी जितने भी नौकरियां होंगी, उन सभी में उन सभी की नौकरी में अपने जो अग्निवीर हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो किसी भी तरह से उनका भविष्य किसी भी सूरत में असुरक्षित नहीं है, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित है। और मैं अपने युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से विपक्ष के द्वारा आप लोगों के कंधे पर बंदूक रख के चलाई जा रही है, और इस अग्निपथ को एक राजनीति का उन लोगों ने अपना एक एजेंडा फिक्स कर लिया है, एक ये पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण करने का वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे क्योंकि सुजाता पाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजीव वर्मा जी का पक्ष सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आना चाहूंगा सुजाता जी। संजीव वर्मा जी। मनीष जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष, अरे कांग्रेस पार्टी करना बंद करो। ये बताओ कि सड़कों पे बच्चे क्यों खड़े चलिए हैं? ठीक है संजीव वर्मा जी। इन लोगों ने पूरी तरह से ये सोच लिया है। अरे डरपोक कायर भाजपा, कायर मोदी के भक्त भाजपा। देखिए सुजाता पाल जी, भाषाई मर्यादा जरूर रखिएगा, भाषाई मर्यादा। सुजाता जी, देखिए आपकी ये अच्छी खासियत है, आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठी हुई हैं और पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है। आप भाषाई संयम और भाषाई मर्यादा रखिएगा। संजीव वर्मा जी, ठीक है, भाषाई मर्यादा रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा, आपको पूरा देश देख रहा है सुजाता जी। बिल्कुल, मुझे बहुत खराब रहता है क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं भाजपा ही नहीं हूँ, मैं नुपुर शर्मा जैसी फ्रिंज एलिमेंट नहीं हूँ। ठीक, राहुल गांधी है जो ईडी को फेस देखा आगे राहुल गांधी के बिना इनकी बिहारी नहीं मिलती ना। करो और करो, थोड़ा सा करो। राहुल गांधी बिहारी नहीं मिलेगी, अगली डिबेट पे भी नहीं भेजा जाएंगे। चलिए ठीक है। सुजाता पाल जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि अभी संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, ये फिक्स एजेंडा है विपक्ष का, विपक्ष इसे हवा दे रहा है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेडीयू के साथ बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, उत्तराखंड में। मैं सिर्फ ये 4 की बात कर रही हूँ अभी। और आप जानते हैं कि यहाँ पे बिहार में बवाल शुरू हुआ और उसके बाद हर जगह पर, चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। देखिए भाषाई, मैं आज देखिए पहली बात सुजाता पाल जी और संजीव वर्मा जी, आप दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर भाषाई मर्यादा रखिए और कम से कम आपको नेशनल टेलीविजन पर है, पूरा देश देख रहा है जी, पूरा देश आप दोनों को देख रहा है। यहाँ कम से कम यहाँ पर संयम बरतिएगा, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। जी संजीव वर्मा जी, सुजाता जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। संजीव वर्मा जी, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। जी बिल्कुल, सुजाता जी अपनी बात रखिए। संजीव वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी देखिए, तो मैंने इन 4 राज्यों के नाम लिया क्योंकि यहाँ पे बवाल शुरू हुआ
और आप जानते हैं कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जो मेन विपक्ष है वो क्या कर रही है उत्तराखंड में। आज की तारीख में कौन सा विपक्ष है बिहार में या हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में जो इनके लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है? आप मुझे बताइए, क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आज हमने राजभवन कूच किया है हर राज्य में, तो आप हम पर यह आरोप तो लगा ही नहीं सकते भाई साहब। और सच्चाई ये है कि जिस तरीके से आज बच्चे जो है वो नाराज है, उसका कारण है, आपको याद है ना कि कोरोना काल की वजह से इन्होंने कहा था कि भर्तियां सेना में इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जो कोरोना आ गया, उसके बाद कहा कि आयु सीमा में छूट मिलेगी। ये वाले तथ्य इनके पास नहीं होंगे, पढ़ के नहीं आते ये लोग, इनको बता दिया जाता है यहाँ जाओ। अब आप मुझे बताइए, क्या ये छूट जो उन्होंने कहा था दी जाएगी, क्या वो खत्म नहीं कर दी? क्योंकि पूरा सिस्टम ही इन्होंने गड़बड़ कर दिया। पहले कश्मीर फाइल चला के देखकर राजा बाबू जो है वो देश चला रहे थे, अब राजा बाबू जो है वो अग्निपथ फिल्म के नाम पर या अग्निपथ लाए और आग में झुलसा दिया हमारे बेरोजगार युवाओं को। अब आप मुझे बताइए कि जो बच्चे आर्मी और एयरफोर्स के लिए पहली परीक्षा उन्होंने दे रखी थी और जो मेडिकली फिट थे, जिनको केवल ज्वाइनिंग करनी बाकी थी, उनकी तो पूरी प्रक्रिया आपने रद्द कर दी। इसलिए आए सड़कों पर लोग। अग्निवीर के तहत जो कार्यकाल आपने 4 वर्ष का किया है और उसमें से केवल 25% को स्थायी बनाएंगे, उसके बाद मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं? आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ठेकेदारी करना चाहते हैं। ठेकेदारी की सरकार अभी उत्तराखंड में तो चल ही रही है, मगर आप चाहते हैं कि फौज में भी ठेकेदारी हो जाए। उसके बाद अभी मैं सुन रही थी, इसीलिए मैंने बीच में बोला, वरना मैं नहीं बोलती, कि ये कह रहे हैं उपनल के माध्यम से, फिर और न जाने कौन सी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जिनको आप सेना में भेज रहे हैं उनको आप नौकरी देंगे। जो 25% जो एम्प्लॉय होंगे, ये मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि उसमें केवल वो लोग जाएंगे जो आरएसएस विचारधारा से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि आप राष्ट्रवादी नहीं है, आप देशद्रोही लोग हैं। आपने आज जो किया है इस देश के साथ वो गलत क्यों है? क्योंकि भाई साहब आप मुझे बताइए, 4 साल मनीष जी, 4 साल की नौकरी के बाद आप हो जाएंगे बेरोजगार और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन 5 साल के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का हक मार के 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का हक मार के आपका गांधी परिवार 5,000 करोड़ की 5,000 करोड़ की देशभक्ति की भावना भी नहीं होगी, इसलिए आज बवाल हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हमारी सेना मुझे समझ में आता है, उनको पहले बैन कर दिया था अमेरिका ने वहां जाने से, तो अब जो अमेरिका में हो रहा है वो करके दिखा रहे हैं। मगर आप मुझे बताइए, हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना होती है हमारे देश के लोगों के अंदर, वैसी देशभक्ति की भावना तो हमने कभी देखी नहीं अमरीकियों में। हम जिस तरह का देश है, हमारे चारों तरफ हमारे कैसे दुश्मन है, पाकिस्तान है, चाइना है, और आप जानते हैं कि म्यांमार में क्या क्या होता रहता है। हम लड़ेंगे कैसे अगर कोई बात हो जाएगी? ये जो 4 साल वाले हैं, इनके अंदर तो वो भावना नहीं रहेगी। 4 साल में देखिए क्या करेंगे, 2 साल ये सेना में करेंगे, 6-7 साल लगते हैं ट्रेनिंग पूरी की, तो ये पूरे सैनिक भी नहीं बनेंगे। और 2 साल के बाद ये तैयारी करने लगेंगे कि चलो अभी हम कोई साइड बाय साइड कोर्स कर लेते हैं, कोई एमबीए का कोर्स कर लेते हैं या कुछ, ताकि जब हमारी नौकरी छूट जाए तो हमें कोई और नौकरी मिल सके। चलिए ठीक है सुजाता जी, हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ पीसी थपलियाल साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। सर, ऐसी सोशल मीडिया पर भी और तमाम जगह ये सवाल उठा है कि जो 21 साल की जो उम्र है वो सेना के लिए अपरिपक्व है और भरोसेमंद लायक नहीं है। क्योंकि आप लंबे समय सेना से जुड़े और सेना में आपने सेवा दी है, तो आपको इस बात का ज्यादा अनुभव रहा होगा। देखिए, जो जवान होता है जी, वो जितना इस एज में ऊर्जावान होता है तो वो मैक्सिमम ऊर्जावान होता है 21 साल में। हमें ऊर्जावान युवा की जरूरत होती है युद्ध भूमि में। आप समझ, क्योंकि जो प्लानिंग की जाती है वो बड़े अधिकारियों के द्वारा की जाती है, जनरल लेवल से प्लान किया जाता है। लेकिन इस समय जो ये हुआ है, इसके पीछे हम बहुत चिंतित से इसलिए हैं क्योंकि अगर कुछ सरकार का कुछ पर्टिकुलर एजेंडा है तो जो हमारी लेकिन वो एजेंडा आर्मी के अंदर ये
करना और आर्मी को कंट्रोवर्शियल बनाना देश के हित में नहीं लग रहा मेरे को इस समय। क्योंकि अगर हम इन जवानों को हम अच्छा फाइटर बनाना चाहते थे तो हम बीएसएफ को अपना ले लेते और बीएसएफ या सीआरपीएफ में, और वहां पहले इनको करते। क्योंकि आर्मी एक ऐसा जज्बा चाहिए। अगर ट्रेनिंग का पैटर्न देखोगे आप तो हमारी आर्टिलरी का अलग पैटर्न है, हमारे एसी का अलग पैटर्न है, हमारा ईएमई का अलग पैटर्न है, हमारा नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग पैटर्न है। इन सबको आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। इन पैटर्नों तो इससे क्या सेना के तीनों अंगों की जो क्षमता है उस पर असर पड़ेगा क्या? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि अभी ये तो जवानों के मोरल पे असर पड़ रहा है कि तुम 4 साली फौजियों को अग्निवीर कह रहे हो, और जो बेचारे वहां खप गए, मर गए, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी युद्ध जीते हैं, वो अपमानित महसूस करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तुम 4 साल तो जो अग्निवीर जो नाम दिया है, अग्निवीर जो नाम दिया है वो नाम ही गलत है। मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है और जो नाम देने की प्रक्रिया है वो गलत है। पूरी फौज को, हमारी फौज को आप इंसल्ट कर रहे हैं। मतलब फौज का अपमान किया गया है कुल मिलाकर। हाँ, क्योंकि अगर तुमने कोई चीज करनी है तो इतिहास के पन्ने पलटो। इतिहास में आप गवाह है कि महिलाओं तक ने, जिनको शॉर्ट सर्विस कमीशन देते थे, वो भी कोर्ट की दहलीज में गए और उन्होंने न्याय मांगा कि भाई हमें जल्दी बाहर क्यों दे रहे हो, हम बाहर, जबकि उनकी 7-8 साल 10 साल की सर्विस होती थी। ऐसे ही हमने जब ये लिए थे शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी लिए थे टेक्निकल साइड में, तो वहां भी उनका डिमांड रहा कि भाई हम देखिए इतने ऊपर के पदेन यानी लेडीज तक महसूस करती हैं अनसेफ। ये बेचारे फौजी जो बहुत छोटे पद पे आए हैं, इनको 4 साल में तो तुम अंधेरों में धकेल दोगे, जिस तरह से उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों को धकेला जा रहा है। मतलब देखिए, अभी मैं बड़ी परेशानी हो रही है कि हम इस चीज को किससे पूछे, क्योंकि उनके थपलियाल साहब, एक बात यह है कि सेना में भी कई पद अभी खाली पड़े हैं। परमानेंट सरकार की ऐसी योजना क्यों नहीं रही कि परमानेंट ही इन पदों को भरा जाए? सिर्फ 4 सालों के लिए ही क्यों? इसके पीछे की सोच को आप क्या समझते हैं? देखिए, इनका एजेंडा ये है, नॉर्मली जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पेंशन खत्म करनी है। धीरे धीरे जो पुराने फौजी हैं, जो पेंशन का एक बोझ, जबकि वो बोझ बहुत भारी नहीं है, 18% टोटल बजट का बोझ ये पेंशन के द्वारा करते हैं, लेकिन उसको भी नहीं सह रहे। इन्होंने बिना पेंशन का, देखो अंग्रेज कितना न्याय संगत रहा कि उसने पेंशन की सुविधाएं दी, उसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमें एकजुट रखकर हमें अलग अलग पलटनें बनाई। गढ़वाल राइफल अलग बनी, कुमाऊं रेजिमेंट अलग बनी, सिख रेजिमेंट अलग बनी, महर रेजिमेंट अलग बनी, जाट अलग बनी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटना चाहते। मतलब अब रेजिमेंट का जो भाईचारा है उस पर भी इससे असर पड़ जाएगा कुल मिलाकर, ये खत्म कर रहे हैं इसको। अब गढ़वाल राइफल में जरूरी नहीं है गढ़वाली रहेगा, ये अभी लोगों को जब ये पता लगेगा वो तो सड़कों पे उतर आएंगे। चलिए ठीक है, इसका जवाब अपन संजीव वर्मा जी से ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, क्या जो थपलियाल साहब ने जो बात कही है, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या सरकार ने सेना का अपमान किया है ये नाम रखकर? बिल्कुल नहीं सर। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि अभी इस तरह की बात बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए। और अभी कई सारी चीजें क्लियर बात इसलिए नहीं क्योंकि थपलियाल साहब ने ये कहा कि अग्निवीर नाम रख करके उन हजारों जो सैकड़ों जवान हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है, कहीं ना कहीं उनका अपमान है। क्या वो लोग वीर जवान नहीं थे? और सिर्फ 4 साल के लिए वीरों के लिए अग्निपथ नाम देना, अग्निवीर नाम देना कितना न्यायोचित है? मनीष जी देखिए, अग्निवीर 17.5-18 साल का जो युवा होता है उसके अंदर अग्नि होती है, उसके अंदर बेतहाशा ऊर्जा होती है, उसके अंदर एक जज्बा होता है अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा। बोल रहे हैं ये क्या फौज में है? वो फीलिंग समझ में आती है जो थपलियाल जी को समझ में आती है, बताइए। ये एक जज्बा होता है। तो और हम ये नहीं कहते कि जो हमारा आर्मी के हमारी जितनी सेना है वो तो एक डेडिकेशन के साथ आर्मी के अंदर जब भर्ती होते हैं जिस दिन से, वो उस दिन से अपना सर्वस्व। थपलियाल साहब ने सेना में 55 बरस सेवा दी है, सेना को 55 बरस सेवा दी है।
और ये शायद उनका अनुभव ही रहा होगा। मनीष जी मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। अभी मैं एक दूसरी डिबेट में था और कांग्रेस के एक प्रवक्ता के द्वारा एक बड़ी भद्दी बात कही। उन्होंने कहा कि लोग मजबूरीवश सेना में जाते हैं अपना परिवार पालने के लिए। मैंने कहा ये आप सेना को बदनाम करने का और सेना के ऊपर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। कोई भी सैनिक मात्र मजबूरी के लिए नहीं जाता, उसको अपनी यदि आजीविका ही कमानी हो तो उसके लिए 100 रास्ते हैं। वो इंजीनियर बन सकता है और अपना व्यवसाय खोल सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कोई भी अन्य प्रोफेशन में जा सकता है। लेकिन यदि आप सेना के जवान को केवल एक मजबूरी में अपनी आजीविका कमाने का एक अवसर और एक रास्ता देखते हैं तो ये शायद गलत होगा। सेना का जो जवान है वो अपने परिवार उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है। देश पहले है, देश की अस्मिता पहले है। और मैं सोचता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर हमारी सेना के ऊपर किसी भी तरह का कोई उंगली उठाता है तो मैं सोचता हूँ वो एक सबसे बड़ा घृणित कार्य हमारी नजर में है। जी सुजाता पाल जी जवाब दीजिए। इन्होंने उंगली नहीं उठाई, इन्होंने मुक्का मार दिया सेना को। आज सारे सेना के अधिकारी हो, जवानों, आप सोच के देखिए कि पहले हमारे गांव में हवलदार होते थे, हमारे गांव में हमारे सैनिक होते थे। उनको देखकर क्या भावना जागृत होती थी। जब पता चलता था कि कोई अभी छुट्टी पे आया है तो कैसी भावना जागृत होती थी। राष्ट्रभक्ति की भावना ऐसे जागृत करी जाती है जब आप देखते हैं उस सैनिक को जो सरहद से वापस आया अपने घर, 10 दिन की छुट्टी में शादी करके जा रहा है या 5 दिन की छुट्टी के लिए आया है, अपनी बहन की शादी करवाने आया है। मगर अब क्या होगा, अब वो 4 साल के लिए आएगा, 17 साल की उम्र में वो ज्वाइनिंग करेगा। और इतना परिपक्व वो है कि वो स्ट्रैटेजी बना सके, या केवल वो 25% है जो स्ट्रैटेजी बनाना जानते हैं। जिस तरीके से सरकार ने आर्मी को कमजोर करने की कोशिश करी है, नेवी और एयरफोर्स को, हम बहुत संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। और जो सेना में नहीं है वो बड़ी बड़ी बखान करके बता रहा है। और मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ कि गुजरात रेजिमेंट है, प्रधानमंत्री तो गुजरात। मेरी आवाज क्यों बंद कर रहे हैं भाई आप? नहीं, आपकी आवाज सुनाई दे रही है सुजाता जी, आप बोलते रहिए। जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो गुजरात रेजिमेंट है, क्या गुजरात रेजिमेंट जहाँ से होनी चाहिए थी वो तो शुरू कर नहीं पाए हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के घर में कौन है जो फौज में है? कौन है जो समझता है उस दर्द को जो आज हमारे सेना के अधिकारी, हमारे जेसीओ महसूस कर रहे हैं? मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मनीष जी, और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार का। इन्होंने हमारे जो सैनिक कल्याण निदेशालय, जिसका मैं 25% बहुत कर रहे हैं ना, तो 25% जिनकी तनख्वाह जानी चाहिए थी राज्य से और 75% आता है केंद्र से, उनको ये 7वां पे कमीशन नहीं दे रहे। समझिए बात को, यानी कि इनके ये जो है ये सारा पैसा जा रहा है मोदी जी की रखवाली करने के लिए, मोदी जी को राजा बनाने के लिए, और हमारी सेना को इसी कारण से कमजोर करा जा रहा है। ठीक है, एक सवाल थपलियाल साहब से भी पूछ लेते हैं। क्या थपलियाल साहब जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी चल पड़ा है कि जब ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी तब क्या पूर्व रक्षा विशेषज्ञों से, पूर्व सैनिकों से इस बात की परामर्श ली गई थी? उन्हें योजनाओं के बारे में बताया था और इनसे पूछा था कि क्या ये जमीन पर उतारना सही होगा या गलत होगा? मैं एक छोटी सी बात कह दूं इसमें। सुजाता जी, मैं 2 मिनट में आपके पास आना चाहूंगा। थपलियाल साहब से पूछ लेते हैं। सबसे दुखद बात यह है, मैं जनरल बीके सिंह जी को पर्सनली जानता हूँ जी, और जनरल बीके सिंह एक ऐसे जनरल रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका में कमांडो की ट्रेनिंग ली। लेकिन अब तो वो बीजेपी के नेता हो गए हैं ना, बीजेपी ने नहीं, उन्होंने खुद कहा ये बात जी कि इस योजना के बारे में मुझे भी नहीं पूछा गया। मतलब उन्हीं के केंद्रीय मंत्री से नहीं पूछा गया जो सेना में जनरल रह चुके हैं। दावे के साथ, तो बड़ी एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जी कि जनरल बीके सिंह ने कहा कि मेरे को भी इस चीज का बिल्कुल अंधेरे में रखा गया।
जी। मतलब उन्होंने किसी को, क्योंकि ये एक एजेंडा के तहत है ये, मतलब क्योंकि सेना ये के जो बड़े आखिरी- वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इस योजना से दूर रखा गया। दूर रखा गया। अब वो इसमें जो राजनाथ सिंह जी यहाँ मसूरी आ रहे हैं, अब मसूरी आकर घोषणा कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग है इसकी। जिस तरह से पहले नोटबंदी की गई, नोटबंदी देश ने साथ, अर्थव्यवस्था कितनी गिरी हमारी, उसके बाद देशबंदी की गई, 370 हटाया गया, सब कुछ हो गया। अब ये इनका आखिरी दांव है, आखिरी दांव है। अगर चलिए इसमें जीत गए संजीव मोदी वर्मा जी, जब सरकार ने योजना लॉन्च की थी तो क्यों पूर्व सैन्य अधिकारियों से चर्चा नहीं की, विमर्श नहीं किया गया, क्यों उनको दूर रखा? और अभी थपलिया साहब बता रहे थे कि जो जनरल बीके सिंह साहब है, जो कि आपके केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनसे भी इस बात का कंसल्ट नहीं किया, उनसे भी परामर्श नहीं लिया। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी सरकार को? मनीष जी, मैं जरा पहले अपने थपलियाल साहब को जरा उनकी बात का एक जवाब दे देता हूँ। जी। जैसा कि आपने कहा कि नोटबंदी, जिसको भी आपने बिल्कुल बहुत गोपनीय तरीके से लॉन्च कर दिया और किसी को हवा नहीं लगने दी, किसी को बताया नहीं, ऐसा सर आपने मेरा सवाल यह है कि सरकार ने योजना लॉन्च करने से पहले जो पूर्व सैनिकों के वरिष्ठ अधिकारी उनसे क्यों नहीं पूछा? सर मैं आ रहा हूँ ना, वही आ रहा हूँ, सवाल ये है सर, वही आ रहा हूँ मैं। तो यदि नोटबंदी लागू करने से पहले हम उस चीज को पूरा उसका एक पहले से बखान कर देते, तो जो हमारे विपक्षी दलों के हजारों लाखों करोड़ रुपए जो इन्होंने बोरों में भर भर के इकट्ठा किया, सुजाता जी, संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, आपसे जो सवाल पूछा है आप उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। अरबों रुपया जो गांधी परिवार का अरबों रुपया जो अगले दिन रस्सी का टोकरा बन गया। सुजाता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में समय कम है। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट में आऊंगा। उसको ठिकाने लगा जी, देते। संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, संजीव वर्मा जी, आपसे सवाल ये किया था, संजीव वर्मा जी, आपसे सवाल ये किया गया था कि क्या पूर्व सैन्य अधिकारियों से सरकार ने कंसल्ट किया है, और किया है तो किस अधिकारी से किया है? सवाल ये था आपसे। अरे मनीष जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए प्लीज। सर हमारे पास में समय का अभाव है सर, लगभग आधे घंटे से ऊपर हम चर्चा करते हो चुके हैं। राहुल गांधी जी 3 दिनों से ये तो सर मुद्दे से भटकाने वाली बात हुई। चलिए ठीक है, सुजाता जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, हमारे पास में समय का अभाव है। अपने बातों का जवाब ही नहीं दे पा रहे, अपनी बातों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का हिस्सा वो गांधी परिवार अकेला। संजीव वर्मा जी और सुजाता पाल जी, हमारे पास में समय का अभाव है और इस बहस को फिलहाल मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। मैंने जो सवाल पूछा था वो जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। संजीव वर्मा जी, इस बहस को फिलहाल यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ में आज देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्थिति हिंसाजनक हो गई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी और पथराव भी किया है। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रेलवे पटरियों पर धरना देने वाले युवाओं को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। लेकिन अग्निपथ की आग कैसे शांत होगी, यह सवाल है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए सुजाता जी आपका बहुत शुक्रिया, संजीव वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और पीसी थपलियाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।